हेलो एंड वेलकम गाइस टू लीगलपीडिया। आई एम योर लीगल फ्रेंड राहुल सोलंकी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो दिए गए हैं पार्ट 18 फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। इंडिया में इमरजेंसी उस पीरियड ऑफ गवर्नेंस को कहा जाता है दैट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस से इमरजेंसी लगा सकता है इन सर्टेन क्राइसिस सिचुएशंस। इमरजेंसी प्रोविजंस का यूज करके President can overrule many provisions of the Constitution, including fundamental rights as well. Emergency provisions को इसलिए बनाया गया था ताकि इंडिया की यूनिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी को सेफगार्ड किया जा सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइप्स की इमरजेंसी की बात करता है। नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल भी इसे कहा जाता है, एंड थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस वीडियो में हम इन तीनों इमरजेंसी को बारी बारी से समझेंगे, जैसे कि कोई भी इमरजेंसी डिक्लेयर करने के ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे ऑन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स एंड ऑन पीपल। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी को वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पर डिक्लेयर किया जा सकता है। इस टाइप की इमरजेंसी को डिनोट करने के लिए ही सेक्शन 352 का नाम प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रखा गया है। ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन की बात करते हैं। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर है टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी अगर इंडिया की सिक्योरिटी या उसका कोई पार्ट इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। प्रेसिडेंट वॉर या आर्म्ड रिबेलियन के अकरेंस से पहले ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। जब नेशनल इमरजेंसी किसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से डिक्लेयर की जाती है तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, एंड जब नेशनल इमरजेंसी किसी आर्म्ड रिबेलियन की वजह से डिक्लेयर की जाती है तो उसे इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। ये जो टर्म है आर्म्ड रिबेलियन, इसे 44th अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था। इससे पहले इसे इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता था। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया एंड पाकिस्तान ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट आर्म फोर्सेस का यूज करेंगे तो उसे वॉर कहा जाएगा। अगर कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं किया गया है कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ आर्म फोर्सेस का यूज करेंगे तो उसे एक्सटर्नल एग्रेशन कहा जाएगा। एंड अगर इन दोनों ग्राउंड्स पे इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलेंगे। क्या आप जानते हैं 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 से नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया गया था, यानी कि कोर्ट नेशनल इमरजेंसी में कोई एक्शन नहीं ले सकता था। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया था। ऑल्सो मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल इमरजेंसी को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड और दैट द डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन होली एक्सट्रेनियस एंड इररिलेवेंट फैक्ट्स। अब बात करते हैं पार्लियामेंट अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी दोनों हाउसेस से अप्रूव्ड होनी चाहिए विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू कर दी गई है लेकिन उस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व है या उस पीरियड ऑफ 30 डेज में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो जब लोकसभा रिकंस्टिट्यूट होगी तो उसकी फर्स्ट सिटिंग के 30 डेज में उसे अप्रूव करना होगा विद अ कंडीशन दैट इन द मीन टाइम राज्यसभा हैज अप्रूव्ड इट। दोनों हाउसेस से अप्रूव होने के बाद इमरजेंसी 6 months तक कंटिन्यू रहेगी एंड उसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर इनडेफिनेट पीरियड विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 months। इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के रेजोल्यूशन को दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना जरूरी है। अब इमरजेंसी तो लगा दी, लेकिन इसे रिवोक कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कभी भी रिवोक की जा सकती है बाय द प्रेसिडेंट बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन एंड इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करे जिसमें लिखा हो कि इमरजेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए तो भी इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं नेशनल इमरजेंसी के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। नेशनल इमरजेंसी के बहुत से ड्रास्टिक एंड वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स होते हैं ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। इन्हें हम 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। नंबर 1 इफेक्ट्स ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस टू एनी स्टेट ऑन एनी मैटर। पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो लॉज बना सकती है ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। एंड अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस पास करके लॉज बना सकते हैं। जो भी लॉज पार्लियामेंट स्टेट के लिए बनाएगी ड्यूरिंग इमरजेंसी वो इमरजेंसी पीरियड खत्म होने के 6 months बाद इनवैलिड हो जाएंगे। एक तरीके से दे विल बी सीज टू बी इन ऑपरेशन।
प्रेसिडेंट जो है वो सेंटर एंड स्टेट्स के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब सेकंड इफेक्ट जो होगा वो होगा ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो तो लोकसभा का नॉर्मल पीरियड ऑफ 5 ईयर से एक्सटेंड करके 6 ईयर्स किया जा सकता है, लेकिन ये एक्सटेंशन इमरजेंसी खत्म होने के बाद से 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। सेम कंडीशन ही स्टेट असेंबली के लिए भी है। थर्ड इफेक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स पे। आर्टिकल 358 एंड 359 में इफेक्ट ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 358 बात करता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 की। इसमें लिखा गया है कि नेशनल इमरजेंसी लगाते ही आर्टिकल 19 की 6 फ्रीडम्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है एंड इमरजेंसी खत्म होते ही अपने आप वो रिवाइव हो जाती है। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है कि आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा जब नेशनल इमरजेंसी या ग्राउंड वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, एंड अगर इसका ग्राउंड आर्म्ड रेबिलियन होगा तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी ओर आर्टिकल 359 बात करता है सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स की। इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है बाय द ऑर्डर सस्पेंड कर सकता है राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि रेमेडी मेजर्स को सस्पेंड किया जा सकता है, ना कि फंडामेंटल राइट्स को। सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट सिर्फ उन्हीं राइट्स का होगा जो कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर में मेंशन होगी। सस्पेंशन चाहे तो इमरजेंसी के पीरियड के लिए हो सकती है या फिर शॉर्टर पीरियड के लिए भी हो सकता है। प्रेसिडेंट का ऑर्डर पार्लियामेंट के दोनों हाउस से अप्रूव होना चाहिए। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट से ये मैंडेट कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट जो है राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मेंशन अंडर आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि कितनी बार नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लगी है। इंडिया में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, दैट इज इन 1962, 1971 एंड 1975। पहली बार नेशनल इमरजेंसी अक्टूबर 1962 में लगाई गई थी जब चाइनीज एग्रेशन वाज द रीजन, एंड ये जनवरी 1968 तक फोर्स में रही थी। दूसरी बार नेशनल इमरजेंसी दिसंबर 1971 में लगाई गई थी जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। जब दूसरी इमरजेंसी फोर्स में थी उसी वक्त इंडिया में थर्ड इमरजेंसी लगाई गई इन जून 1975, जिसका ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस। सेकेंड एंड थर्ड इमरजेंसी को एक साथ मार्च 1977 में रिवोक किया गया था। अब आती है हमारी सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी जो है स्टेट इमरजेंसी, या जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है। आर्टिकल 355 में सेंटर के ऊपर एक ड्यूटी इंपोज की गई है कि वो इंश्योर करे कि एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है अंडर आर्टिकल 356 कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अ स्टेट वो उस स्टेट की गवर्नमेंट को टेक ओवर कर ले। इसे पॉपुलरली प्रेसिडेंट्स रूल कहा जाता है। आइए इसे ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन देख लेते हैं। आर्टिकल 356 पावर देता है प्रेसिडेंट को टू इशू अ प्रोक्लेमेशन अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि एक स्टेट में ऐसी सिचुएशन अराइज हो चुकी है कि गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही आर्टिकल 365 में भी कहा गया है कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज होंगी कि एक स्टेट जो है वो सेंटर के द्वारा दी गई डायरेक्शंस के साथ कंप्लाई नहीं कर पा रही है या उन डायरेक्शंस को इफेक्ट नहीं दे पा रही है, तो प्रेसिडेंट ये मान सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो चुकी है कि गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है पार्लियामेंट अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की। प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल जो है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास होना जरूरी है विद इन द 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इशू कर दी गई है लेकिन उस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व है या उस पीरियड ऑफ 2 months में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो जब लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तब उसकी फर्स्ट सिटिंग के 30 डेज में उसे अप्रूव करना होगा विद अ कंडीशन दैट इन द मीन टाइम राज्यसभा ने उसको अप्रूव कर दिया है। अब प्रेसिडेंट रूल तो लग गया तो उससे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, आइए देखते हैं। प्रेसिडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती है जब प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया जाता है इन अ स्टेट। नंबर 1, प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स एंड फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सकता है एंड साथ ही गवर्नर या किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की पावर्स एंड फंक्शंस को भी एक्सरसाइज कर सकता है। सेकंड, वो ये भी डिक्लेयर कर सकता है कि स्टेट लेजिस्लेचर की सारी पावर्स जो है वो अब पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी। थर्ड, वो सभी जरूरी कदम उठा सकता है इंक्लूडिंग द सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनी बॉडी और अथॉरिटी इन द स्टेट। प्रेसिडेंट रूल में जुडिशियल रिव्यू का कितना स्कोप है इसे भी जान लेते हैं।
38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 में कहा गया था कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन इन इन्वोकिंग आर्टिकल 356 को फाइनल एंड कंक्लूसिव माना जाएगा एंड इसे कोर्ट में किसी भी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में इसे साफ कर दिया गया था कि सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, यानी कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन को भी जुडिशरी के द्वारा रिव्यू किया जा सकता है। इंडिया में प्रेसिडेंट रूल लगता ही रहता है किसी न किसी स्टेट में। एज पर डाटा फ्रॉम आरटीआई 2016 तक इंडिया में 115 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है और अब तक तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होगा। यहाँ पे खत्म होती है हमारी सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी। अब आती है थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की एंड उसके ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन की। इसमें कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट फील सेटिस्फाइड कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो चुकी है ड्यू टू विच इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिगड़ गई है या इंडिया का क्रेडिट और एनी पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेंड, तो प्रेसिडेंट कैन इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की। प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास होना जरूरी है विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू कर दी गई है लेकिन उस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व है या उस पीरियड ऑफ 2 months में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो जब लोकसभा रिकंस्टिट्यूट होगी तो उसके फर्स्ट सिटिंग के 30 days में उसे अप्रूव करना होगा विद द कंडीशन दैट इन द मीन टाइम राज्यसभा हैज अप्रूव्ड इट। तीनों ही टाइप की इमरजेंसी में सेम कंडीशन रखी गई है। एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए कंटिन्यू रहती है जब तक उसे रिवोक ना किया जाए। आइए अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। नंबर 1, यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास स्टेट के फाइनेंशियल मैटर्स डिसाइड करने की पावर आ जाती है। नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज चाहे वो किसी भी रैंक के हों उनकी सैलरी एंड अलाउंस कम कर दी जाती है। थर्ड, जितने भी मनी बिल्स या फाइनेंशियल बिल्स स्टेट गवर्नमेंट पास कर रही है उन सभी को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा फॉर द कंसिडरेशन। फोर्थ, यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज चाहे वो किसी भी रैंक के हों उनकी सैलरी एंड अलाउंसेस कम कर दिए जाते हैं एंड साथ ही जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की सैलरी भी कट कर दी जाती है। इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है जो कि बहुत ही अच्छी बात है एंड भगवान ना करे कि आगे भी जाके कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लगे। तो गाइस ये थे इमरजेंसी प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। I'll see you in the next video. Till then, goodbye.